लोकतंत्र की आत्मा उसकी असहमतियों और नागरिक समाज की आवाज में बसती है। लेकिन क्या हो रहा है जब सरकार एक ऐसा कानून ले आए, देश में काम करने वाले हजारों सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं और चैरिटी ट्रस्टों के वजूद पर ही ताला लग जाए। जी हाँ, इस समय भारतीय राजनीति और संसद के गलियारों में एक नया महासंग्राम छिड़ा हुआ है। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अनुदान विनिमय अधिनियम संशोधन विधेयक 2026। सरकार का दावा है कि यह कानून देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और विदेशी पैसों के दम पर भारत विरोधी नैरेटिव चलाने वाले को रोकने के लिए लाया जा रहा है। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी स्क्वायर। लेकिन दूसरी तरफ देश के विपक्ष और न्यायविद और सैकड़ों NGO इसे नागरिक समाज का गला घोटना, सरकार के खिलाफ उठने वाली हर स्वतंत्र आवाज को कुचलने की एक तानाशाही साजिश बता रही है। आज डेमोक्रेसी स्क्वायर के इस खोजी रिपोर्ट्स में हम किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेंगे। हम सीधे आंकड़े और कानूनी बारीकियों से और इनकी दूरगामी प्रभावों की डीप डेप्थ में जाएंगे। आखिर क्यों मचा है इस बिल पर देश में इतना बड़ा बवाल, आइए समझते हैं। सबसे पहले आसान भाषा में समझिए कि यह नया FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 है क्या और सरकार इसके पीछे क्या तर्क दे रही है। FCRA कानून का मूल मकसद होता है आने वाली चंदे फॉरेन फंडिंग की निगरानी करना। 2020 में भी इसमें बड़ा बदलाव किए गए थे। 2026 का यह नया संशोधन इसे बेहद सख्त और जटिल बना देता है। इसके 3 मुख्य प्रावधान जो विवाद की जड़ है। पहला है प्रशासनिक खर्चे पर सर्जिकल स्ट्राइक। नए बिल के तहत कोई भी NGO विदेशी फंडिंग का केवल 10% हिस्सा ही अपने प्रशासनिक खर्चे जैसे कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस का किराया और फील्ड रिसर्च पर खर्च कर पाएगा। 2020 में इसे 50% से घटाकर 20% किया गया और अब इसे मात्र 10% किया गया। लाइसेंस रद्दीकरण की असीमित शक्तियां। यदि सरकार को केवल यह संदेश भी होता है कि संगठन का पैसा की हित के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो बिना किसी न्यायिक जांच के उस NGO के FCRA लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, रीप्रिंटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध। विदेशी फंड पाने वाला भारत के किसी दूसरे छोटे NGO को काम के लिए फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर पर काम करने वाले छोटे संगठन पूरी तरह से सूख जाएंगे। सरकार की दलील क्या है इस पर? I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds. सरकार का कहना है कि भारत की संप्रभुता सर्वोपरि है। खुफिया रिपोर्टों का हवाला देकर कहा जा रहा है यह विदेशी ताकतें पर्यावरण लॉबी, भारत के विकास प्रोजेक्ट्स जैसे माइनिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाईवे को रुकवाने के लिए कुछ NGO को करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रही है। सरकार का साफ कहना है कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी पैसों का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से यह तर्क सुनने में बहुत सही लगता है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू बेहद डरावना है। सोचिए, जिस देश के प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर फंड के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया। सोचिए, जिस देश के प्रधानमंत्री ने और प्राइवेट संस्थाओं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिससे जनता सीधे सवाल नहीं कर सकती है। RTI पे बहुत तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। आज वही सरकार यह कानून के तहत बताना चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो नए नए ऐसे रूल लाते हैं कि उससे कोई सवाल ना कर सके। इस बिल की गहराई में उतरते हैं तो देखते हैं कि इसका असली असर किस पर पड़ने जा रही है। जब मैंने डेटा का विश्लेषण किया तो चौंकाने वाली तथ्य सामने आए। गृह मंत्री के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में 20,000 से अधिक NGO के FCRA लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं, जिसमें केवल राजनीतिक एजेंडा चलाने वाले संगठन नहीं थे। इसमें ऑक्सफैम, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च, CPR, कॉमन कॉज जैसे देश के प्रतिष्ठित थिंक टैंक और मानवाधिकार संगठन शामिल हैं, जो दशकों से भारत में गरीबी, कुपोषण और नीतिगत रिसर्च पर काम कर रहे थे। अब जरा इस 10% प्रशासनिक खर्च वाले नियम के गणित को समझते हैं। अगर कोई NGO शिक्षा या स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च करता है
तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बारूद या ईंट का पत्थर नहीं होते हैं, बल्कि वे विशेषज्ञ डॉक्टर्स, टीचर्स और सोशल वर्कर होते हैं जो जमीन पर जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और सरकार इन विशेषज्ञों की सैलरी को प्रशासनिक खर्च मानती है। अगर आप इसे घटाकर 10% कर देंगे तो कोई भी संस्था योग्य लोगों को काम पर नहीं रख पाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि संस्थाएं अपने आप बंद हो जाएंगी बिना किसी आधिकारिक बैन के। संगठनों को आर्थिक रूप से सुखाकर मार देने की यह एक सोची समझी क्रूर रणनीतियां हैं। वही दूसरी तरफ आरएसएस एक एनजीओ है जो अनरजिस्टर्ड है। कितना फंड आता है वो किसी को नहीं बताना चाहती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन एनजीओ से घबराती है जो आदिवासियों के विस्थापन पर सवाल उठाती हैं, जो पर्यावरण के विनाश पर डेटा जारी करते हैं, या तो प्रेस फ्रीडम और हेट स्पीच पर भी सरकार की नीतियों की आलोचना करती है। सरकार चाहती है कि देश में केवल वही संस्था काम करे जो सरकार को जय जयकार करे और सरकार का समर्थन करे। जैसे हमने आरएसएस पे सवाल कर दिया तो पत्रकारों के ऊपर भी हिंसा और अलग अलग तरीके से अटैक किया जाता है। हमारी वीडियो पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन इस तरह के कानून हमें वैश्विक मंच पर किस श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के उच्च आयुक्त ने भारत के एफसीआरए नियमों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा था कि ये कानून मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए एक हथियार बन गए। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के तहत फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन बनाने और स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है, लेकिन भारत का यह नया बिल इस अधिकार को सीधे चोट करती है। विडंबना देखिए कि एक तरफ सरकार विदेशी कॉर्पोरेट निवेश एफडीआई के लिए लाल कालीन बिछाती है, विदेशी कंपनियों को भारत से मुनाफा कमाकर ले जाने की खुली छूट देती है, लेकिन जब वही विदेशी पैसे गरीबों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए लाया जाता है तो सरकार को उसमें देश की सुरक्षा का खतरा नजर आने लगता है। यह आर्थिक और सामाजिक नीतियों का वो विरोधाभास है जो हमारी लोकतांत्रिक साख को दुनिया के सामने कमजोर कर रहा है। संसद का यह महासंग्राम सिर्फ राजनेताओं की बहस नहीं है, यह इस देश के अंतिम छोर पर बैठे उस नागरिक की लड़ाई है जिसकी आवाज इस सामाजिक संगठनों के जरिए सरकार के बहरे कानों तक पहुंचती है। आज देश के थिंक टैंक, खोजी पत्रकार और मानवाधिकार संस्थाएं डर के साए में जिएंगे तो सत्ता के सच बोलने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षा के नाम पर तानाशाही को स्वीकार कर लेना किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए आत्मघाती है। एफसीआरए के बिल 2026 की इस महासंग्राम पर सरकार के तर्कों और विपक्ष के आरोपों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह बिल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है या सिर्फ यह नागरिक समाज की आवाज को दबाने का एक सुनियोजित प्रयास है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिए और इस खोजी रिपोर्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए डेमोक्रेसी स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइबर और एक सपोर्ट से हमारा हौसला और बढ़ता है और इसी तरह से बेबाक पत्रकारिता आप सबके लिए करते रहेंगे। मैं हूं मिथिलेश सिंह, नमस्कार।